हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी के सामने फिर से एक बार हाजिर हूं एक और टॉपिक आपको याद कराने के लिए। एक क्रमबद्ध सीरीज से के रूप में हमने हमारे नए सिलेबस को पढ़ा है। निशुल्क शिक्षा इस चैनल का उद्देश्य है और उसी को हम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि अब एग्जाम पास में आ चुका है, इसलिए आप सब लोगों को ऐसे क्वेश्चंस याद कराना जो सीधे एग्जाम में आगे आते हैं, वो हमारा टारगेट है। और इसी क्रम में हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके एक एक आर्टिकल को याद कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इस वीडियो में मैं पंचायती राज व्यवस्था नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं केवल आपको कोडिंग कनेक्टिंग प्रोसेस के माध्यम से आर्टिकल्स याद कराऊंगा। केवल और केवल आर्टिकल्स याद करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहीं से हमारा कंप्लीट हो जाता है। डिटेल बनाने जाऊंगा तो लंबा वीडियो बनेगा, बहुत सारी बातें हमें नहीं पढ़नी, इतने में ही हमारा एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। बाकी आप पंचायती राज व्यवस्था चैनल पर पढ़ ही चुके हैं पहले ही। चलिए बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पे आ जाते हैं। मूल टॉपिक हमारा है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? हम दो संविधान संशोधन पढ़ने वाले हैं, 73वां और 74वां। 73वां संविधान संशोधन, तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब आया? ये 1993 में आया। कब आया? 1993 में। तो थोड़ा सा हम बैक जा करके समझ लेते हैं कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद 2 अनुसूचियां इस आर्टिकल से, 2 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई, 9वीं और 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची इसी के माध्यम से जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। दूसरा, भारतीय संविधान का भाग 9 जो है उसमें महत्वपूर्ण भाग 9 में महत्वपूर्ण परिवर्तन नो क और न ख के माध्यम से जोड़ दिए गए। और पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। हमारे यहाँ 2 समिति बनी। पहली अशोक मेहता समिति थी। अशोक मेहता समिति 2 स्तर की, 2 स्तरीय व्यवस्था की बात करती थी, 2 स्तर की बात करती थी। लेकिन उसके बाद बलवंत राय मेहता, जो पुरानी समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने 3 स्तर की बात की थी। 3 स्तरीय व्यवस्था जो इन्हीं की सिफारिश पर हमने याद की। तीसरी एक और समिति याद कर लो। इन पंचायती राज व्यवस्थाओं को LM सिंघवी, लक्ष्मी नारायण सिंघवी समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बेसिक इसके बारे में दे दी। 73वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में एक विशेष संशोधन करता है। और वो संशोधन क्या है? भारत के संविधान को में जो संशोधन लाया गया उसके लिए एक अधिनियम भारतीय गणराज्य के 43वें वर्ष में लाया गया। गणतंत्र के मतलब 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके 43वें वर्ष ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया। संसद द्वारा पारित करके एक संशोधन किया गया। इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ था, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रखा गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो देखिए नाम 1992 है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये संसद से पारित कब होता है, ये लागू कब होता है? ये लागू होता है 24 अप्रैल की तारीख को, 24 अप्रैल 1993 इस तारीख को ये लागू होता है। और भारत के सभी राज्यों को ये आदेशित किया जाता है कि भैया हर राज्य में पंचायती राज व्यवस्था एक संवैधानिक निकाय है, उसका निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई कि 73वां संविधान संशोधन का नाम था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। अब हर एक राज्य को अपने अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था बनानी थी। क्यों? क्योंकि ये जो पंचायत नाम का सब्जेक्ट है ये राज्य सूची का विषय था और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है संविधान द्वारा? राज्य की सरकार को। इसलिए इस संशोधन के पालन में, इस संशोधन को इंप्लीमेंट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की भी एक कानून बनाएगी। अब मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया? मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम था मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्रमांक 1 1994।
अर्थात अधिनियम का नाम रखा 1993। क्या नाम है? मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, जिसका जो कि 1994 का पहला कानून था। ये 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, राज्यपाल ने साइन किए। मध्य प्रदेश के सामान्य जो गजट होता है उसमें 25 जनवरी को, ये 25 जनवरी 1994 को प्रकाशित होता है, प्रथम बार प्रकाशित होता है। और इसी तारीख से ये 25 जनवरी 1994 से ये मध्य प्रदेश में एक नई व्यवस्था बना देता है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनता है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को एडॉप्ट कर लिया, हमारे देश मध्य प्रदेश में लागू कर दिया। भारतीय गणराज्य के 44वें वर्ष मध्य प्रदेश की विधानमंडल द्वारा, विधानसभा द्वारा इस अधिनियम को पारित किया जाता है। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, कंफ्यूज मत होना। अगर वो क्वेश्चन पूछे कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो फिर तारीख हमें बतानी है। कौन सी तारीख हमें बतानी है? हमें बतानी है 24 अप्रैल 1993। और अगर वो हमसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ, तो फिर आपको 25 जनवरी 1994 की तारीख बतानी है। इन दोनों बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक कानून पारित किया 25 जनवरी 1994 को, और भारत की संसद ने एक संशोधन किया संविधान में, वो किया गया 1993 की 24 अप्रैल की तारीख को। नाम आपको सब समझ में आ गया है। अब जो मूल प्रश्न एमपीपीएससी पूछती है वो है हमारे संविधान के जो आर्टिकल 243 है उसमें जोड़े गए आर्टिकल से पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में जोड़ी गई, और यहां क्या जोड़ दिया गया अब वो हम समझ लेते हैं कि इस भाग में आर्टिकल 243 जोड़ दिया गया। 243 कैसे याद रखोगे? देखो कैसे हम गिनती लिखते हैं ना, 2 3 4, क्या लिखते हैं 2 3 4। अब बस इतना ही तो करना है, 2 4 3, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लो तो ग्राम पंचायत का आर्टिकल बन जाएगा। ग्राम पंचायतों का आर्टिकल कौन सा है? 243 है। और 243 में अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं, 243 में परिभाषा, 243 में ए में आम सभा, ग्राम सभा। तो अब हम ये याद कर लेते हैं। तो अपने आप को 1 2 5 मिनट के लिए एकदम स्थिर कर दीजिए। अगले 5 मिनट में चुटकी बजाते ही आपको सारे आर्टिकल याद होंगे, और याद ना हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, मैंने अच्छे से याद नहीं कराया ये माना जाएगा। चलो अब हम आर्टिकल 243 याद करते हैं। पहले मैं एक ब्लैंक पेज ले लूं, मुझे वैसे याद कराना ज्यादा अच्छा लगेगा। आर्टिकल 243 जो है वो वहां से कहानी शुरू होती है। जब भी कोई बात कही जाती है सबसे पहले परिभाषा बताई जाती है। तो पहले नंबर पे क्या होगा आर्टिकल 243 में? परिभाषा। ये याद कर लिया। अब आते हैं आर्टिकल 243 ए में। देखो ए का मतलब होता है अनार का, और अ से होता है आम सभा। आम सभा से बन गई ग्राम सभा, ग्राम सभा या आम सभा। तो 243 के ए में क्या दिया हुआ है? आम सभा, ग्राम सभा दिया हुआ है। याद हो गया अगर 243 ए में क्या है? आम सभा, ग्राम सभा। याद हो गया। चलो अगले आर्टिकल पे चलते हैं। 243 का बी आर्टिकल, बी से होता है बैठना। और अगर हम किसी की बैठक करवाते हैं तो हमने उसका बिठा दिया है, गठन कर दिया है। तो बिठाना या गठन करना, तो बी में क्या है? बिठाना या गठन करना। तो बी में है बैठना, गठन करना। याद हो गया होगा। अगला आर्टिकल आते हैं 243 सी। सी से बनता है स। आपने जब छोटे बच्चे होंगे तो इंग्लिश आती नहीं होगी, क्योंकि हम सब हिंदी देश के निवासी है ना, तो हमने इंग्लिश को कैसे याद किया? ए अ बी ब सी स, ऐसे याद किया होगा। तो ए अ बी ब सी स। सी से स से संरचना। क्या याद हो जाता है? सी से संरचना याद हो जाती है। क्या याद हो जाता है? संरचना। याद रखना क्या हो जाता है? सी से संरचना। तो पंचायतों की संरचना। 3 याद हो गए। ए फॉर आम सभा, बी फॉर बैठना, सी फॉर संरचना। अगर किसी को याद नहीं हुआ तो पैसे वापस करूंगा। इस YouTube देखने में आपका जो नेट खर्च हुआ है ना, नेट का जो खर्चा हुआ है 10-20 पैसे, वो भी उम्मीद है मुझे अपने आप पर 100% विश्वास है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से याद करा दूंगा, इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से बोल पाता हूं। चलो अगले आर्टिकल पे आते हैं 243 डी। देखो एग्जामिनर क्या करता है, एक एक क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल 243 डी में क्या है, या पंचायतों की निर्वाचन की व्यवस्था कहां है, के है, एम है, एन है, ओ है, ऐसा कुछ न कुछ देता है। तो ये हिंदी में कोई भी बच्चा हिंदी मीडियम का भी याद नहीं करे, इंग्लिश मीडियम का भी याद नहीं करे, सब इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है।
तो आर्टिकल 243 डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, डी से क्या बनता है, डी से बनते हैं डफर, क्या बनते हैं, डी से बनते हैं डफर, और डफर अपने आप के लिए जबरन मांगते रहते हैं क्या, आरक्षण, तो डफर को दे दो आरक्षण, डी से क्या हो गया डफर, और डफर से बन गया आरक्षण। देखो मैं किसी की भावना आहत नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं केवल और केवल अपने बच्चों को चीजें याद कराना चाहता हूं। देखो मैं भी ओबीसी में आता हूं, मुझे भी आरक्षण है, लेकिन यहां मेरा उद्देश्य केवल और केवल याद कराना है। वो अलग बात है कि मैं सामान्य से फॉर्म भरता हूं, लेकिन ठीक है, यहां हमें डी फॉर डफर से याद कर लेना है आरक्षण। चलो अगले पे आते हैं 243 डी, डी के बाद आते हैं ई, ई से होता है ईयर, वैसे तो ईयर जो होता है YEAR होता है, लेकिन मैं इसे जनरली EAR करता हूं, ईयर से ये ईयर बन जाता है, ईयर मतलब होता है अवधि, मतलब पंचायत की कितनी अवधि होगी, कितने ईयर के लिए होगी, वो ईयर माने ये वाला ईयर, YEAR वाला ईयर, ई वैसे भी 5 होता है, तो 5 साल की अवधि, ये याद हो जाएगा, 5 वर्ष की अवधि ई में दी हुई है। तो आपको ये 6 आर्टिकल्स याद हो गए होंगे। 243 में 243 में परिभाषा, 243 ए में आम सभा, बी में बैठना, गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में अवधि। एक बार इसको रिवर्स चल करके यहां चेक कर लेते हैं। 243 में परिभाषा, ए में आम सभा ग्राम सभा, बी में गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण और ई में अवधि। अब आगे आते हैं एफ, एफ से होता है फेस, एफ से होता है फालतू की चीजें। 243 एफ, एफ का मतलब होता है जो फर्जी बातें हैं, तो आपकी निहरताएं, अयोग्यताएं, आपकी अयोग्यताएं देखी जाती है, निहरताएं, अयोग्यताएं या योग्यताएं देखी जाती हैं, वो कहां देखी जाती है, एफ में। एफ से फालतू की बातें, तो फालतू की बातें क्या है, निहरताएं हैं, फालतू की बात क्या है, निहरता, याद हो गया होगा। अब इसी में और आगे चलते हैं, चलो भैया एक बार आगे चलो, एक बार फिर से इसको रिवाइज करो। 243 में परिभाषा, 243 ए में आम सभा, बी में बैठना, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में अवधि और एफ में निहरताएं। आप सब लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम सब लोग क्या करते थे, हम लोग पार्ले जी बिस्किट खाते थे, पार्ले जी को लोग जी कहते हैं, और जी, पार्ले जी से शक्ति मिलती है, क्या मिलती है हमको, पार्ले जी में है शक्ति। तो आर्टिकल 243 जी में आ गया शक्ति, अधिकार और प्राधिकार, तो जी पे क्या है, अधिकार और शक्ति, शक्ति की बात कहां है, पार्ले जी की शक्ति, पार्ले जी में है शक्ति। अगले पे आते हैं, जी के बाद आता है 243 एच। अब देखो इसे ध्यान से देखना, मैं एच को ऐसा बना देता हूं, एक घर, घर से होता है, एच फॉर होम होता है, और होम पे लगा दिया कर, हाँ घर पे लगा दिया कर, याद रखना, हो एच से होता है होम, और होम पे लगा, होम को बोलते हैं घर, घर पे लगा दिया कर। तो 243 एच में क्या है, कर लगाने की शक्ति, देखो शक्ति फिर कर लगाने की शक्ति, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। अगला आर्टिकल्स पे आते हैं, 243 एच के बाद आता है 243 आई, आई फॉर होता है इनकम, आई फॉर को क्या होता है, इनकम, इनकम याद हो गया, तो इनकम पे क्या लगाएंगे, आयोग, इनकम का, वित्त का, ये इनकम क्या होती है, वित्त होता है, तो वित्त आयोग कब बनेगा, वित्त आयोग की स्थापना होगी आर्टिकल 243 के आई में। तो एफ फॉर फालतू, एफ जी फॉर शक्ति, एच फॉर कर लगाने की शक्ति या कर अधिरोपित करने की शक्ति, आई फॉर वित्त आयोग या वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग, आई फॉर आयोग, आई फॉर क्या हो गया, आयोग, तो ये याद कर लिया हमने, आई फॉर आयोग। अब आई के बाद चलते हैं अगले पे, जे, जे से होता है जांच करना, जांच करने को शुद्ध हिंदी में कहते हैं लेखा परीक्षा करना, क्या करना, लेखा परीक्षा या अकाउंटिंग ऑडिटिंग करना। तो आपको अगला आर्टिकल जो याद करना है वो है 243 का जे, जे से होता है जांच करना, जांच करने को हिंदी भाषा में कहते हैं लेखा परीक्षा करना, क्या कहते हैं, लेखा परीक्षा करना या लेखों की जांच करना, लेखा परीक्षण, अकाउंटिंग ऑडिटिंग कर लेना। अगले आर्टिकल पे आते हैं, अगला आर्टिकल जो हमने याद करना है वो कौन सा है, 243 जे के बाद आता है के से क्या आएगा, के मतलब करवाना, 243 के से क्या कराना है, के से करवाना है, मतलब चुनाव कराना है, क्या होता है, चुनाव कराना, के से मतलब कराना, के क्या कराना, चुनाव कराना। तो आर्टिकल 243 के में क्या हो गया, पंचायतों का निर्वाचन करवाना। अब करवा तो लिया, एल फॉर क्या कर देते हैं, अगले आर्टिकल में आते हैं 243 एल फॉर लागू, एल फॉर लागू करना, क्या होता है, लागू करना, अर्थात ये राज्यों पर तो लागू है लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू न करना, एल फॉर लागू न करना हो जाएगा।
अगले पे आते हैं आर्टिकल 243 एल एम एम मतलब मना करना, कि हमारे देश में कहां का मना करना मतलब कहां कहां लागू नहीं होगा। तो ये बात भी याद रख लेना, संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना या इसका सारे संघ पूरे भारत पर लागू हो जाना। एल फॉर लागू होना, एम फॉर मना करना, लागू ना होना मतलब मना कर देना, तो यहां कंफ्यूज मत होना। एल फॉर लागू होना, पूरे देश में लागू होना, और एम में बोला कि कौन कौन से छोटे छोटे हिस्से पर जहां जनजातियां रहती हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां लागू नहीं होगा, तो एम फॉर मना करना। एन फॉर नन ऑफ दी ओबो, आपने सुना होगा ना, नन ऑफ दी एबो मतलब विद्यमान विधियों का बनाए रखना, वर्तमान कानूनों का वैसे के वैसा बना रहना। और ओ फॉर होता है आउट ऑफ कोर्ट, क्या होता है आउट ऑफ कोर्ट। आउट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है निर्वाचन से या पंचायत के निर्वाचन के मामलों में कोर्ट का हस्तक्षेप ना होना। तो आउट ऑफ कोर्ट मतलब ओ, तो 243 ओ में क्या हो गया, आउट ऑफ कोर्ट हो गया। उम्मीद है आप सबको ये पूरा याद हो गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको पुनः रिवाइज कराता हूं। आर्टिकल 243 में क्या है, परिभाषा, क्या है परिभाषा। आर्टिकल 243 ए में क्या है, आम सभा, आम सभा मतलब ग्राम सभा, क्या है ग्राम सभा। आर्टिकल 243 बी में क्या है, बी में है बैठक, बैठना मतलब गठन करना। 243 सी में क्या है, संरचना, सी में क्या है संरचना। आर्टिकल 243 डी में डफर को दे दिया आरक्षण, आरक्षण हो गया। आर्टिकल 243 ई मतलब ईयर, ईयर मतलब हमारे 5 वर्ष की अवधि, याद हो गया। 243 ई के बाद एफ, एफ मतलब फालतू, फालतू लोगों, फालतू क्या चीज है, फालतू है निहरता, निहरता। अगले पे आते हैं 243 ई के बाद एफ के बाद जी, जी मतलब शक्ति, जी के बाद आता है एच, एच मतलब कर लगाने की शक्ति, एच माने घर, घर माने कर। चलो एच के बाद आता है आई, आई माने वित्त आयोग। फिर आई के बाद जे, जे मतलब जांच करा लेना, क्या करा लेना, जांच कराना, जांच कराना मतलब लेखा परीक्षा कराना। जे के बाद के एल एम एन ओ, बस इतना ही है। वो मतलब होता है आउट ऑफ कोर्ट, मतलब कि पंचायत से संबंधित विवादों का कोर्ट के बाहर ही फैसला होना। आउट ऑफ सीओ कोर्ट, कोर्ट माने न्यायालय के निर्णय के विद्यमान विधियों का नन ऑफ दी एबो होता है, एन माने नन ऑफ दी एबो मतलब विद्यमान विधियों का बना रहना। एम मतलब मना करना कि ये कहां पर लागू नहीं होता है। एल माने लागू होना, और के मतलब कराना, तो कराना माने चुनाव कराना, क्या कराना चुनाव कराना। लागू करना मतलब पूरे देश में लागू होना। एम माने मना करना, माने भारत के कुछ छोटे छोटे हिस्से जैसे 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों पर इसका लागू ना होना। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं आपको एक एक करके याद करने हैं मेरे साथियों। इस एग्जाम में हमारे लिए जो स्थिति है वो करो या मरो की स्थिति है। भले ही से करो मरो 1942 में गांधी जी ने अलग से बोला होगा, लेकिन अब वो किसने भी बोला है, चौधरी ने बोला है या गांधी जी ने बोला है, लेकिन आप सबके लिए है करो या मरो की स्थिति। तो एक एक नंबर जहां से जुगाड़ हो सकते हैं वहां से हम जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको ये याद कराया हूं। उम्मीद है कि आपको आर्टिकल सारे के सारे याद हो गया होगा, सारे के सारे आर्टिकल याद हो गए होंगे। नहीं हुए तो इस वीडियो को एक बार और देख लो, और फिर नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना, भैया तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इन आर्टिकल्स को एक बार और डिटेल में देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं की। 243 में डेफिनेशन है, ए में आम सभा या ग्राम सभा है। ग्राम सभा किनकी होती है, ग्राम सभा मिलकर बनती है जो वयस्क लोग होते हैं। वयस्क नहीं बोलना है, याद रखना है, वहां लिखना है निर्वाचक नामावली में, निर्वाचक नामावली में जिन लोगों के नाम लिखे हैं उनसे मिलकर के एक सभा बनेगी जो ग्राम सभा होगी। पंचायतों का गठन मतलब 3 स्तर की पंचायतें बनाई जाएंगी। 1000 से अधिक जनसंख्या पर, 50,000 से अधिक 5,000 से अधिक जनसंख्या पर और 50,000 से अधिक जनसंख्या पर जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत बनाई जाएगी। फिर आ गई संरचना। तो संरचना कैसी होगी वो आपको याद है, कितने वार्ड कहां कहां होंगे, 10 से 20, 10 से 30, 10 से 20, 10 से फिर 20 और 10 से 30, ऐसा 3 कॉन्सेप्ट अलग अलग चलते हैं। आरक्षण, आरक्षण जो है वो चक्रीय क्रम में होगा। यहां से एक बात याद रख लो, चक्रीय क्रम में होगा और एसटी और एससी को उनके अनुपात में होगा। प्लस
जो महिलाएं हैं उनको 1/3 मतलब 1/3 33% आरक्षण होगा। यहां मध्य प्रदेश ने आगे बढ़कर के 50% आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन भारतीय जो संविधान है वहां केवल 33% की बात की गई है महिलाओं के लिए। अगला अवधि, तो हर एक पंचायत की अवधि 5 वर्ष होगी। अगर कोई पंचायत बीच रास्ते में भंग हो जाती है तो उसको अगली पंचायत का चुनाव करेंगे, लेकिन वो बचे हुए हिस्से कार्यकाल के लिए ही होगी। अगले सदस्यों की निहरताएं तभी होंगी जब वो 21 वर्ष से कम के हों। तो कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से ज्यादा का वो चुनाव लड़ सकता है। पंचायतों को क्या शक्ति होगी? जो विधानसभा कानून बनाकर, विधानसभा अधिनियम बना करके शक्ति सौंपे, वे सारी शक्तियां पंचायत को होगी। यहां ऐसा लिखा हुआ है। पंचायत द्वारा अधिरोपित करने की या करों का अधिरोपण वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए वित्त आयोग बनाया जाएगा। अब आप कमेंट करके तारीख बताना है कि हमारा जो वित्त आयोग है वो किस तारीख को बना। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1996 में तो नहीं हुआ होगा, तो आप कमेंट करके बताना। पंचायतों के लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग, जे माने जांच कराना, जांच माने लेखा परीक्षा। पंचायतों की निर्वाचन कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, और निर्वाचन आयोग कब बना ये भी आप सब लोग कमेंट करके मुझे तारीख के साथ बताएंगे। संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, पूरे भारत में लागू होना, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, ये सब बातें यहाँ आर्टिकल्स में लिखी हुई है। विद्यमान विधियों का बना रहना और निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालय के हस्तक्षेप का मनाही या न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन, रोका जाना। ये सारे आर्टिकल्स हमने याद कर लिए। अब आते हैं भाग 9 का। 2 आर्टिकल जोड़े गए, 73 से 9 जोड़ा गया, 74वें से 9 का जोड़ा गया। तो हमारा जो 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन जो है उसने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा। तो इसके भी हम सारे आर्टिकल्स जो है वो याद कर लेते हैं। चलो याद कर लेते हैं। चलो याद करो। चलो याद कैसे करेंगे? चलो मैं कराऊंगा। आर्टिकल 243 ओ तक तो हो गई थी कहानी पंचायत में। कहां हो गई थी? पंचायत सीजन 3 वाला जो अभी आप आ रहा है ना, तो वो सीजन 3 देखो नहीं, मेरा लेक्चर देख लो, 1 नंबर कंप्लीट होगा। 243 पी से कहानी शुरू होती है नगर निकाय में। तो पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये मैं आपको याद करा रहा हूं। चलो करा देता हूं। P4 होता है परिभाषा। क्या होता है? P4 होता है फिर से परिभाषा। तो आर्टिकल 243 P में क्या दिया है? P में परिभाषा दी। किसकी? नगर निकाय की परिभाषा। तो 243 में परिभाषा। Q, इंग्लिश का जो Q होता है, Q, ये वाला Q, ये इस Q का मतलब होता है लाइन बना लो। लाइन बना लो मतलब गठन कर लो सब चीजों का। तो Q मतलब क्या हो गया? गठन करना। R मतलब होता है रचना। रचना मतलब संरचना। तो नगर निकाय की संरचना कहां है? यहां। S4 होता है समिति। क्या होता है? S4 समिति। कौन सी समिति? तो यहां दिया हुआ है जिला योजना समिति के बारे में। क्या दिया है? जिला योजना समिति, मतलब समितियों के बारे में कि नगर निकाय में सारे काम जो है वो समितियों से किए जाएंगे। ये याद रख लेना। टी, टी देखो टी क्या है? टी, एस, टी और एस सी को हमारे आरक्षण है, तो टी से याद कर लेना आरक्षण। क्या हो गया? टी में आरक्षण। नगर निकाय में भी आरक्षण। यू मतलब तुम होता है ना, यू तुम्हारी तो कुछ ही अवधि बाकी है, तो तुम हो अवधि, तो याद रख लेना यू से अवधि याद हो जाएगा। वी, अब एक बार यहां घूम करके देख लो, रिवाइज कर लो ताकि भूल ना जाए। 243 पी में क्या है? पी में है परिभाषा। पी में क्या है? परिभाषा। क्यू में गठन दिया हुआ है। आर में दिया है रचना, रचना से बनी संरचना। एस में दिया है वार्ड समितियां या समितियां। टी में दिया है आरक्षण। क्या दिया है? आरक्षण। यू में दिया है अवधि और वी में दिया हुआ है निहरताएं। वी क्या है? वी में निहरताएं हैं। याद रख लेना, यहां तक के सारे आर्टिकल कॉपी होते हैं ये एस को छोड़ करके। अब आगे आते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या बनता है? डब्ल्यू से बनता है वर्क। क्या बनता है? डब्ल्यू से बनता है वर्क। क्या बनता है? वर्क। और काम अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसके पास उस काम को करने की क्या होती है? शक्ति। तो यहां क्या लिखा हुआ है? नगर निकाय के कार्य, उनकी शक्तियां, उनके अधिकार और प्राधिकार, इन सब बातों का वर्णन कहां है? डब्ल्यू में। तो डब्ल्यू में क्या है? नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, कार्य, ये सब दिए हैं डब्ल्यू में। W के बाद आता है एक्स। एक्स से बनता है टैक्स। क्या बनता है? टैक्स। एक्स से बनता है टैक्स। तो एक्स में क्या दिया है? आर्टिकल 243 एक्स में क्या दिया है? आर्टिकल 243 एक्स में दिया है टैक्स, और टैक्स को लगाने की नगर निकाय की शक्ति आ गई 243 एक्स में।
याद हो गया। एक्स के बाद आते हैं वाई। वाई माने क्या होता है? वाई माने आयोग। वाई क्या है? आयोग। देखो आयोग में यो ज्यादा काम का है ना, तो आयोग में योग, योग से बन गया योग, आयोग, योग से क्या बन गया? आयोग। वाई क्या होता है? वाई होता है योग, योग से बना है आयोग, तो वित्त आयोग का वर्णन है यहां। अब आते हैं वाई के बाद आते हैं, वाई हो गया, वाई के बाद एक्स वाई जेड, जेड बच गया। तो जेड जो है उसके अंदर डिटेल्स में चलते हैं। तो अभी पहले इतना एक बार और रिवाइज कर लो, चलो एक बार इतना रिवाइज कर लो और फिर बात करेंगे अगले वाले की। देखो आर्टिकल 243 पी में क्या है? परिभाषा है। क्या है? परिभाषा। क्यू में क्या है? क्यू बना दो, मतलब गठन कर लो, लाइन बना दो। क्यू के बाद पी क्यू आर, आर मतलब रचना, रचना से बना संरचना। क्या बना? संरचना। आर के बाद एस, एस से बना समिति। क्या बना? समिति, तो वार्ड समिति। एस के बाद टी, टी मतलब अवधि, सॉरी टी मतलब आरक्षण। क्या बना? एस टी, आरक्षण हो गया। टी के बाद यू, यू माने अवधि, यू से क्या बन गया? अवधि। वी माने निहरताएं। क्या है? निहरता। वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई, ये तीनों एक साथ करना। डब्ल्यू माने वर्क, काम करना है तो काम करने की मिलती है शक्ति, काम करने के लिए चाहिए शक्ति, तो डब्ल्यू में क्या है? शक्ति। एक्स से बना टैक्स, टैक्स मतलब कर लगाने की, कर लगाने की शक्ति, याद रख लेना। वाई मतलब योग, योग से बना आयोग। क्या बना? आयोग। तो 243 वाई में क्या है? 243 एक्स में क्या है? 243, 243 सब में लगा हुआ है ना, मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अब आपको रटा गया होगा। तो आर्टिकल 243 में एक कोई आर्टिकल पूछ ले तो आप बता पाओगे। वैसे तो मैंने अपने स्टूडेंट को 395 के 395 याद करा रखे हैं, लेकिन फिर भी अभी आप इन्हीं को याद कर लो। अब 243 पी में क्या है? परिभाषा। क्यू में क्या है? गठन। आर में रचना या संरचना। 3 याद हो गए, आगे बढ़ो। एस में है समिति, एस में समिति। टी में है आरक्षण और यू में है अवधि। क्या है? अवधि। वी में है निहरताएं। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ो। तो डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या हो गया? वर्क, वर्क से बना शक्ति, काम करने की क्या हो चाहिए हमको? शक्ति। फिर एक्स से बना टैक्स, तो टैक्स क्या लगा दिया? कर लगा दिया, काय पे लगा दिया? नगर पालिकाओं ने। वाई से बना योग, योग से बना आयोग, तो आयोग कहां? वित्त आयोग कहां है? 243 वाई में। आगे बढ़ो। फिर जेड, जेड में क्या है? जेड मतलब जांच, जेड माने क्या करना? जांच करना। जेड माने क्या करना? जांच करना। तो जेड में क्या है? जांच करना। तो जांच करना मतलब लेखा परीक्षा करना। क्या करना? लेखा परीक्षा। तो जेड में क्या है? लेखा परीक्षा। जेड ए, जेड ए में कराना है निर्वाचन, ए से करा दो निर्वाचन। ए से क्या करा दो? जेड ए में करा दो निर्वाचन, करा दिए निर्वाचन। जेड ए में निर्वाचन। बी में है लागू करना और सी में है मना करना। ये तीनों एक साथ, मना करना एक साथ याद करना। जेड ए में निर्वाचन, जेड बी में मना लागू करना और जेड सी में मना करना। इसको थोड़ा ब्लैंक पेज पे मैं अलग से लिख देता हूं। आर्टिकल 243 जेड, जेड माने जांच करना। क्या हो गया? जांच करना। ऐसे ही लिखते हैं ना, जांच करना, जांच करने में जेड आ गया इस बार। जेड के बाद शुरू होती है जेड से ए, जेड बी और जेड सी, यहां तक के 3 आर्टिकल्स एक साथ। निर्वाचन कराना, निर्वाचन कराना, फिर लागू करना और फिर मना करना, ये 3 आर्टिकल एक साथ याद कर लो। अब आते हैं 243 डी, और डी, डी के बाद देखो डी मतलब, डी का मतलब यहां जेड डी आएगा क्योंकि जेड चल रहा है ना, तो अब आगे आ गया जेड डी। जेड डी माने जिला योजना समिति। डी से डिस्ट्रिक्ट होता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट योजना समिति जो है वो कहां है? जेड डी में। तो यहां से आर्टिकल, ये 2 आर्टिकल थोड़े से उलझुल है, जेड डी और जेड ई। यहां जियोस दिया हुआ है, जियोस कहते हैं इसे, और इसे मायोस कहते हैं। तो जियोस और मायोस कहां है? जेड डी और जेड ई में। जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति। तो याद रखना जेड डी में है डिस्ट्रिक्ट योजना समिति और जेड ई में महानगर योजना समिति। एफ माने विद्यमान विधियों का बना रहना, हमें पहले से याद है ये तो। और जेड जी माने निर्वाचन से संबंधित मामलों का कोर्ट के बाहर रहना, कोर्ट का हस्तक्षेप ना होना। ये कहानी हो गई खत्म। अब अगला जो भाग है वो नो
ख हो जाता है शुरू, और 9 ख में आपको पता है 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं उनको जोड़ दिया है। तो आर्टिकल 9 ख सहकारिता की बात करता है, सहकारिता सोसाइटी का निगमन। अब इसके आर्टिकल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके आर्टिकल्स आए नहीं है अभी तक एग्जाम में। आर्टिकल इसके भले याद मत रखो, जेड जे, ये तो सारे जेड में जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आएंगे। आपको बहुत टेंशन यहां से नहीं लेना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं, आर्टिकल 243 ए बी से लेकर के ओ तक के आर्टिकल जो है वो पंचायतों के आर्टिकल है, पंचायत के आर्टिकल हैं। आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक के आर्टिकल जो हैं वो नगर निकाय के आर्टिकल हैं, नगर निकाय के आर्टिकल है, याद रख लेना। और जेड जी के बाद के जो आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स जो हैं वो सहकारिता सोसाइटी के आर्टिकल है, इतना याद रख लेना। आप सब लोगों को यह भाग और ये आर्टिकल्स याद हो गए होंगे, उम्मीद है मुझे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पानी पीते रहें, एकदम मस्त बिना चिंता के पढ़ाई करें, रिवीजन करें। समय बहुत अनुकूल है हमारे कि एग्जाम हमारे अनुसार आपके अनुसार हो रही है। आज सभी विजयी भव, आप सब लोगों की फतेह हो, ऐसी कामना भगवान से करते हुए सभी से विदा लेता हूं। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद।